हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 27 जनवरी 2021 और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और आइडिया पेज वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो न्यूज़पेपर मैंने सब्सक्राइब कर रखा है उसका आज का एडिशन आया नहीं है, क्योंकि कल रिपब्लिक डे था। इस वजह से कल सारे जितने भी ये जो कहते हैं ना न्यूज़ रिपोर्टर्स और ये सारे छुट्टी पे थे, इस वजह से कुछ नई न्यूज़ आई नहीं है। बाकी एडिटोरियल हमारे पास में अवेलेबल है तो वो हम देख लेते हैं। और शाम को जो न्यूज़ वाला सेक्शन है जो मैं अपलोड करता हूँ, आज शायद वो नहीं अपलोड हो पाएगा। उसकी वजह है कि न्यूज़पेपर नहीं आया। तो आप एक बार इसको इंडियन एक्सप्रेस की ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ेज़ हैं वो आप देख लें, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि एक फ़ोटो बना करके फिर आपको कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगा। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है जो आज हमें रीड आउट करने हैं। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। बाकी फिर भी मैं कोशिश करूँगा अगर शाम तक हो पाया तो, बाकी चांसेस थोड़े कम ही हैं। और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सबसे पहला आर्टिकल हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं वो है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें गाइड करना चाहिए। और वैसे ऑलरेडी हमारे जो फोर फादर्स हैं ये इस चीज़ को उन्होंने पहले से मेंशन किया हुआ है हमारे प्रीएम्बल में, डीपीएसपी में, कि किस तरीके से जितने भी डिजास्टरस इवेंट्स हो सकते हैं उन इवेंट्स में इनइक्वालिटी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, फ्रेटर्निटी को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस कैसे इंप्रूव की जा सकती है। ये प्रीएम्बल में भी दिया हुआ है। एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात करें तो डीपीएसपी में आर्टिकल 48A भी है, तो आर्टिकल 51A का क्लॉज जी है, वो भी हमें कहीं ना कहीं ये चीज़ कहता है कि एनवायरनमेंट के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो देखते हैं इस आर्टिकल को डिटेल में। ये आर्टिकल लिखा है श्लोकनाथ, ठीक है, और अरन पटेल ने। देखो, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एस्पिरेशनल इवेंट था कि हम इंडिया को कैसा बनाना चाहते हैं, और एक अपने आप में बहुत डेयरिंग काम भी था, क्योंकि इंडियन लोगों को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था उस टाइम पे रूलिंग जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो हर एक सिटीज़न को कहीं ना कहीं बहुत कुछ करने के लिए एक उसके लिए टारगेट भी दिए हुए थे, तो सिटीजन्स की कमिटमेंट भी वहाँ पर थी। जैसे कि हम प्रीएम्बल पढ़ते हैं ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वो अपने आप ही हो जाती है। तो एक तरीके से आप देखोगे लोग खुद और स्टेट ये साथ में मिलकर के बहुत सारे काम करें, जिससे कि जो हाई स्टैंडर्ड हम एस्पायर करते हैं कि हाँ हम अच्छी सोसाइटी बनाएंगे, अच्छा कंट्री बनाएंगे, इंटरनेशनली हमारी डोमिनेंस होगी, तो उन चीज़ों के लिए काम करने के लिए हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अवेलेबल है। देखो, हमारे यहाँ पर बहुत सारा सोशल डिवीज़न हमेशा से रहा है, चाहे आप जेंडर डिस्पैरिटीज़ की बात कर लो या फिर जो कास्ट सिस्टम है उसकी बात कर लो। दूसरी तरफ लिटरेसी रेट की बात भी करें तो वो भी एबिसमल रहा, मतलब बहुत ही बुरे हाल से हम रहे हैं। और इसके अलावा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उस टाइम पे लगभग 35-33 ईयर्स हुआ करती थी, जिसको आज हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन के भरोसे चलते चलते लगभग 70 ईयर्स तक कर दिया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कि आज जो बच्चा जन्म ले रहा है वो कितने साल जिएगा। ठीक है, न्यूट्रिशन लेवल देखो वो कितना बढ़ गया है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने आप में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे हम लोग साथ में बैठ करके आज काम करते हैं कि किस तरीके से एक बेटर इंडिया हम बना पाएंगे। तो एक एक इंडिविजुअल की डिग्निटी और वेल बीइंग को भी हम ध्यान में रख के आगे बढ़ते रहते हैं, और वो चीज़ हमारे पास में जो है वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे हमारे पास में अवेलेबल है। पिछले 7 दशकों की अगर बात करें तो इंडिया ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है, बट अगर हम देखें कुछ कोर डेवलपमेंट चैलेंजेस की, वो अभी भी लगातार बने हुए हैं। वो जो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को भी एनविसाज किया था कि उन कोर इश्यूज़ को भी हम फुलफिल कर देंगे, बट आज भी वो लगातार बने रह रहे हैं। और उसमें आज क्लाइमेट चेंज की वजह से जो एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका है, वो और ज़्यादा उन परेशानियों को एग्जर्बेट कर देता है और ज़्यादा बढ़ा देता है। और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज़। अब उस इनइक्वालिटीज़ वाला जो सेगमेंट है जो हमने ऑलरेडी देखा कि जेंडर के बेस पे, कास्ट के, क्लास के, रिलीजन के, हर तरीके से इनइक्वालिटी अगर हम देखें तो उस केस में क्लाइमेट चेंज जो है वो कैस्केडिंग या कोइंसाइडिंग क्राइसिस बना देती है। कैस्केडिंग का मतलब कि एक मतलब मान लो क्लाइमेट चेंज की वजह से सिंपल सी बात है फ्लड आ गई, तो जो प्रॉपर्टी है वो तो लॉस हो ही गया, बट इसके साइड इफेक्ट देखो, जिनके घर टूट गए या फिर जिनके कोई मतलब अर्निंग जो एक रिसोर्स थे उनकी डेथ हो गई मान लो फ्लड्स में, तो वहाँ पर उनकी गरीबी आ गई, एजुकेशन, मतलब एक के बाद में एक जुड़े हुए सारे असर आते चले जाते हैं। इसको बोलते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, ऐसे ही कोइंसाइडिंग क्राइसिस कि एक क्राइसिस आया नहीं, एक क्राइसिस खत्म हुआ नहीं कि दूसरा आ गया।
तो एक से दूसरे में वो इंटरकनेक्टेड क्राइसिस का सामना करना पड़ता है। तो उससे देखो पुअर, मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल सेक्शन को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देखो जो ये हमारा रिपब्लिक डे गया है कल, तो इसमें हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या हमने सीख करके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, क्या हम इन बिगेस्ट क्राइसिस को उनको टैकल कर सकते हैं जो इंडिया और वर्ल्ड आज के टाइम पे देख रहा है। तो हमें यहाँ पर ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखकर आगे चलने की ज़रूरत है और इसके लिए जो चार्टर ऑफ फॉर क्लाइमेट चेंज है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो इंटरनेशनली हमारे पास में पेरिस क्लाइमेट चेंज, उसके पहले क्योटो प्रोटोकॉल था, ये सारे हमारे पास में अवेलेबल हैं। इंडिया में देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी हमारे पास में अवेलेबल है, बहुत सारे एक्ट्स अवेलेबल हैं। उनको हमें एक बार फिर से ध्यान में रखने की ज़रूरत है और आगे सीख करके और फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। देखो जब भीमराव अंबेडकर जी अपना स्पीच दे रहे थे ना, ठीक है, नवंबर 25 1949, क्योंकि 26 को तो ये एनेक्टमेंट में आई, मतलब अडॉप्ट कर ही लिया था हमने कॉन्स्टिट्यूशन को 26 नवंबर 1949 को। आप प्रीएम्बल में देखते हो नीचे वाली लाइन, ठीक है। तो आपने अच्छा एक चीज़, कल मैंने बोला था आपने प्रीएम्बल पढ़ी कि नहीं पढ़ी, अगर पढ़ी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, मैं समझ जाऊँगा कि हाँ कितने जनों ने पढ़ी है। ओके, खैर बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि इंडियंस को कि भाई अगर हमें वाकई में डेमोक्रेसी को मेंटेन करनी है तो केवल इसकी फॉर्म में ही नहीं, हमें फैक्ट्स पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस व्यू में हमें एसेंशियल कंपोनेंट्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी केवल कंटेंट में नहीं होती है भाई, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी एक्चुअल में सोशल डेमोक्रेसी में होती है, जब सोसाइटी में इक्वालिटी प्रमोट हो, सब लोग साथ मिल करके काम करें। अंबेडकर जी का मानना ये है कि हमें ज़रूरत है कि हम एक एक इंडिविजुअल को एम्पावर करें, इक्विटेबल सोसाइटी को प्रमोट करें और इंक्लूसिव प्रिंसिपल्स पे हमारे देश को आगे बढ़ाएं, जिससे कि एक एक इंडिविजुअल के बीच की रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग बने और इंडिविजुअल और स्टेट के बीच की जो रिलेशनशिप है वो भी स्ट्रांग बने। क्योंकि स्टेट में अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर डेमोक्रेसी का जो ड्रीम है वो पूरा हमारा नहीं हो पाएगा। देखो अगर प्रीएम्बल के वर्ड्स की बात करें तो हम जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को एनविसाज करते हैं और ये चीज़ हम देने की बात भी करते हैं और ये चीज़ हमारा हक भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमें बहुत सारी आशा की किरण भी दिखती है। तो दूसरी ये कहीं ना कहीं एक सोलम रिमाइंडर भी है। सोलम का मतलब आप समझ सकते हो, एक डिग्निफाइड रिमाइंडर भी है कि किस तरीके से चैलेंजिंग पाथ्स में हम सोशल डेमोक्रेसी को अचीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सोशल हायरार्की बहुत ज़्यादा सालों से चलती आ रही है, वो अभी तक ख़त्म नहीं हो पा रही है। गरीबी अमीरी का जो गैप है वो लगातार बना रह रहा है और रही सही में वर्ल्ड में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और रही सही में क्लाइमेट चेंजेस का कॉन्सिक्वेंस आ रहा है। तो कितना ज़्यादा डिजास्टर्स हो सकता है ये हम अच्छे से जानते हैं। चाहे ड्रॉट्स हो, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, चाहे क्रॉप फेलियर हो, कुछ भी हो, उसकी वजह से एट द एंड ऑफ द डे सबसे ज़्यादा क्राइसिस किसको देखना पड़ता है? मार्जिनलाइज सेक्शन को, पुअर सेक्शन को, ठीक है। तो क्लाइमेट चेंज है ना आज अनजस्ट है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ इसकी वजह क्या है? आप फ्रीडम ऑफ मूवमेंट के ऊपर रोक लग जाती है, जो लोग फ्रीली मूव कर सकते हैं वो रुक जाती है। इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी जिसकी हम बात करते हैं हमारे प्रीएम्बल में, वो भी डिनाई कर दिया जाता है। तो क्लाइमेट चेंज जो है हमारे प्रीएम्बल को जो मेन थीम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, उसी को डिफाई कर रहा है। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। आज जिन लोगों ने सबसे कम कंट्रीब्यूट किया है इस क्लाइमेट चेंज के क्राइसिस में, उन लोगों को ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़, ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना, वो इनको सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गरीब लोग जिन्होंने आज तक कोई साधन नहीं खरीदा, कोई व्हीकल नहीं खरीदा, वो पोल्यूशन की चपेट में आ रहे हैं। जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं उनकी डेथ हो रही है हीट वेव्स की वजह से। कभी ड्रॉट आ रहा है, कभी हीट वेव आ रही है, कभी ये ठंड इतनी ज़्यादा पड़ जाती है, कभी मॉनसून का एक अनप्रडिक्टेबल मैनर आता है, कभी बारिश कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो प्लेनेट पे वार्मिंग के लिए जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है और कौन इसको ज़्यादा भुगत रहा है, वो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, जो कि अनजस्टिफाइड है, ठीक है। पेंडेमिक ने हमें एक चीज़ तो बड़ी क्लियर दे दी है, एक स्नैपशॉट दे दिया है कि किस तरीके से एक छोटा सा झटका हेल्थ और फाइनेंशियल सिस्टम को बिल्कुल कोलैप्स कर देता है। तो आप समझ सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को अगर टाइम पे टैकल नहीं किया गया और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस दिए हुए हैं उन पे हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये क्राइसिस तो देखो बढ़ता ही चला जाएगा। देखो इन चैलेंजेस को टैकल करना ज़रूरी है। फ्रेटर्निटी बहुत ज़्यादा हम समझते हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेटर्निटी, बंधुता, यहाँ पर
ये हिंदी लैंग्वेज का वर्ड हो गया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है, तो फ्रेटर्निटी वर्ड जो है ना प्रीएम्बल में, उसको बंधुता से रिप्लेस किया हुआ है हिंदी में, ठीक है। तो वहाँ पर आप देखोगे तो इस चीज़ में क्या चीज़ क्लियर होके आती है, इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब लोगों के बीच में एक दूसरे से जोड़। तो उससे क्या होगा कि हम पूरी सोसाइटी को सोसाइटी के लिए साथ में ला करके काम करेंगे, तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है। तो इसमें स्टेट और कम्युनिटी के लोग जैसे कि हम लोग बराबर कंट्रीब्यूट करें, पार्टिसिपेट करें। अगर हम देखें सॉरी डिवाइसिव नैरेटिव को अगर हटा दें, जो डिफरेंसेस है लोगों के बीच में, तो देखो बंधुता अपने आप ही आ जाती है। बंधुता है ना, ये पर्टिकुलरली सर्व करती है कि जब भी कभी कोई पावरफुल फोर्स आपके ऊपर अप्लाई हो तो उस पावरफुल फोर्स को आप साइड में कर सको। तो इंडिया के यहाँ पर अगर हम देखें इंडिया की तरफ से, तो क्लाइमेट चेंज भी तो कहीं ना कहीं एक पावरफुल फोर्स ही तो है ना, जो हमें कहीं ना कहीं परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो क्यों ना सब लोग साथ में आ जाए, जिससे कि एक एक इंडिविजुअल को डिग्निटी अश्योर हो और वो फिर अपने आप में आगे और एम्पावरमेंट गेन कर सके। देखो प्रीएम्बल को फ्रेम करते टाइम पे इन्हीं चीज़ों पे ध्यान दिया गया था। बस फ़र्क इतना सा, आर्टिकल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि क्लाइमेट चेंज को हम कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से इनोवेटिव वे में काम किया गया है इस आर्टिकल में। इंडिया के बिजनेसेस हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, जो समाज कल्याण करने वाले लोग हैं, रतन टाटा और ये बड़े बड़े जो अजीज प्रेम जी और ये लोग कितना डोनेट करते हैं पैसा। तो इनको साथ में लेकर के क्यों ना एक रेजिलिएंट सिस्टम बनाया जाए कि क्लाइमेट चेंज जब भी अपना असर दिखाए तो उसके बाद में हम फिर से उठ खड़े हों और फिर से तैयार हो जाएं ज़िंदगी को अच्छे से जीने के लिए। इनोवेशन एनकरेज किया जाए। स्टेट का जो रोल है वो ऐसा होना चाहिए कि जब सोसाइटी काम करे तो उस काम को कॉम्प्लीमेंट करे, ऐसा नहीं क्रिटिसाइज करे या अगेंस्ट में जाए। एक एक सिटीजन को अपने हिसाब से काम करने के लिए उनके राइट्स भी फिक्स हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में ड्यूटीज़ भी हैं, उनको वेल बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। देखो क्लाइमेट फिलैंथ्रोपी की अगर बात करें तो वो डेवलप भी हो रही है और उसको हमें और आगे पायलट करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा एक लीडर की तरह आगे ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सॉल्यूशन यहीं बच गया है। अब ज़रूरत है कि एक एम्बिशियस पॉलिटिकल एक्शन उठाया जाए जिससे कि जो टारगेट हैं वो अचीव हो और क्लाइमेट जैसे क्राइसिस को हम हैंडल कर सकें। देखो अभी हमारे पास में एक नैरो विंडो ओपन है, बहुत ही क्रूशियल है, बहुत ही ज़्यादा निर्णायक है वो विंडो, पर उस विंडो को हम क्लोज होते हुए नहीं देख सकते। तो क्यों ना हम हमारी इकोनॉमी को ग्रीन इकोनॉमी बना दें, जिससे कि ट्रांजिशन तो होगा ही बट एक सब्सटेंशियल मैनर में भी हम ट्रांजिट कर पाएंगे। फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो भी सिस्टम है उसको हम रिप्लेस कर दें ग्रीन से, या जो भी वेस्टेज हैं उनको रिसाइकिल कर दें, ठीक है। तो वो चीज़ क्या होगी, इससे हम एनवायरनमेंट पे इम्पैक्ट बहुत कम जाएगा। देखो प्लेथोरा ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है करंटली, ठीक है, बट वही बात है कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हार्नेस किया जाए। वही बात है ना, चैलेंज जो है वो एक अपॉर्चुनिटी बन जाता है अगर आप एटीट्यूड चेंज कर दो अपना खुद का। तो 3 की पिलर्स हैं, एक तो जॉब, एक ग्रोथ और एक सस्टेनेबिलिटी, और इसके लिए ग्रीन इकोनॉमी का बनना हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे देखते हैं आगे क्या है इस आर्टिकल में। अगर हम इंडियन क्लाइमेट फ्रेंडली डेवलपमेंट की बात करें, कि इमेजिनेशन करें कि किस तरीके से हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो उसमें ग्रीन इकोनॉमी का आना और उसके बाद में कितना ज़्यादा अच्छे से, मतलब कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी हम कहीं ना कहीं क्राइसिस का कारण ना बने, एक सस्टेनेबल मैनर में हमें ग्रोथ करनी हो, तो क्यों ना हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। आज अगर गाँव में ग्रेन क्रशर जो आते हैं, जो आटे की जो चक्कियां हैं, अगर वो, या फिर कोल्ड चेन सिस्टम जहां पर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको स्टोर किया जाता है, उनको डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में अगर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से हो, तो कितना फ़ायदा हो सकता है। उससे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप भी एनकरेज होगी, कि जब एक इंडिविजुअल पोर्टेबिलिटी के बेसिस में, मान लो एक ये आटा पीसने वाली चक्की ही है, तो उसको अपने कोई व्हीकल पे या कहीं पर भी सेट किया, पैनल, सोलर पैनल साथ में है, लगाया उसको, और वहीं पर भी कहीं किसी भी मकान के सामने जा करके लगा करके उससे आटा पीस करके दे सकता है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हो कि कितना कुछ किया जा सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जहाँ ये ई रिक्शॉज जब से शुरू हुए हैं उससे कितना ज़्यादा इनकम सोर्सेज इंक्रीज हुए हैं। जो लोग पहले बाइसिकल बेस्ड जो रिक्शॉज हुआ करते थे उनको कितना फिजिकल हार्डशिप का सामना करना पड़ता था, आज ये ई रिक्शॉज ने उनकी लाइफ को ईजी भी बनाया है, तो उनकी इनकम भी बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने एक बात की थी, आपको बताता हूँ, उसको आप कभी कोट कर सको तो देखना,
कि ग्रीन एनर्जी का कितना फ़ायदा होगा। सोलर पैनल अगर इन्वेस्ट कर देगा, साथ में ई रिक्शाज अगर चला देगा बंदा जो कि पहले साइकिल रिक्शा चलाया करता था, तो उसको कितना फ़ायदा है कि वो 50 से 60 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में, या फिर सोलर पैनल अगर एक बार लग गया तो 50 से 60 रुपए भी कहाँ लगे, वो तो फ्री में हो जाएगा, वो केवल सिंगल टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो उसके बेसिस पे वो बंदा फ्री में कितना पैसा कमा सकता है हम देख सकते हैं। हाँ, मेंटेनेंस तो खैर है, फ्री तो हम बिल्कुल नहीं कह सकते, बट फिर भी बहुत हद तक जो ये कार्बन फुटप्रिंट है ये हम डाउन कर सकते हैं। तो पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे काम किया जा सकता है। अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं या रूरल लोकल बॉडीज़ है, आर्टिकल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आए थे ना, उनको और ज़्यादा हम ब्रॉडर वे में और ज़्यादा हम एक इम्प्लीमेंटेबल बना सकते हैं। सिटीज़ को हैबिटेबल बना सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, जैसे मेट्रोज कितनी चलने लग गई हैं आजकल, तो क्यों ना मेट्रो सिस्टम को भी पूरा रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड चला दिया जाए। पेडेस्ट्रियन एक्सेस है वो भी एक्सेसिबल हो, ग्रीन स्पेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, मतलब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा लगाए जाएँ। वाटर बॉडीज़ को है उसको रिवाइवल करें, क्योंकि आसपास में देखो, मान लो ये लेक है ना, यहाँ पे अगर प्लांट्स लगे हुए हैं, पेड़ पौधे हैं, घास है बहुत सारी, तो वहाँ पर उनकी भी कहीं ना कहीं साफ़ सफाई करने की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, तो वो भी चीज़ अच्छी रहती है। तो इंडियन बिजनेस हाउसेस को साथ में आने की ज़रूरत है, कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट लाने की ज़रूरत है। इनोवेशन अगर आएगा तो एनवायरनमेंट भी अपने आप ही इम्प्रूव होगा। देखो, एक कंड्यूसिव रेगुलेटरी एनवायरनमेंट अगर बन जाता है ना, तो इससे देखो सारा काम होता है, जिसमें सरकार जो है वो एक एक नीडी पर्सन को सपोर्ट प्रोवाइड करे एक एक तरीके से, और लोग जो हैं वो अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करें। देखो, हमारे नेशन में अगर हम चाहें कि एक एक इंडिविजुअल की वेलफेयर इंश्योर हो, तो ब्रोकन रिलेशनशिप से नहीं होगा। बात वही आ गई ना कि अगर हम डिवाइडेड हैं तो हम गिरेंगे, और यूनाइटेड हैं तो हम स्टैंड करेंगे। तो आज हमारी इकोनॉमी है वो भी ब्रोकन है कंडीशन में है, इकोलॉजी है वो भी ब्रोकन ही है। डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों ऑपोजिशन में नहीं जा सकते, दोनों को हैंड इन हैंड चलना पड़ेगा, साथ में चलना पड़ेगा। तो क्यों ना हम लोगों को सोचने पे मजबूर करें, सोचने के लिए तैयार करें, परसुएड करें कि भाई आप फ्यूचर के बारे में सोचो, किस तरीके से इस क्राइसिस को सामना किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 21, उसको एक रिसर्चर है जिनका नाम है शिबानी घोष, उन्होंने बोला कि आर्टिकल 21 राइट टू एनवायरनमेंट भी है, और है भाई, क्योंकि राइट टू लाइफ अगर है, हमें अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, हम जो इनहेल कर रहे हैं जो भी एयर को, तो वो अगर ढंग का नहीं है, तो उस केस में हमारे साथ लाइफ के साथ में तो थ्रेट है। तो राइट टू लाइफ कहाँ इंश्योर हुआ? इस आर्टिकल 21 को आप आर्टिकल 48A DPSP, आर्टिकल 51AG के साथ में अगर पढ़ोगे ना, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट लाता है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेट को तो काम करना पड़ेगा ही, साथ साथ में सिटीजन्स को भी काम करना पड़ेगा। डेमोक्रेसी के तीनों पिलर्स को साथ में आके आने का ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या जाती है कि सेंट्रल जो है, कोर जो है इस पूरे पॉइंट का, वो ये है कि इंडिया का अपना खुद का एक क्लाइमेट नैरेटिव होना चाहिए, जिस पर इंडियंस और इंडिया का स्टेट गवर्नमेंट साथ में आए। देखो, जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्समेंट में लेकर के आ गए थे, और हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करके कैसे जैसे करके एक जो डार्क शेडो थी एम्पायर की, ब्रिटिश एम्पायर की, उससे हम बाहर निकले थे, एक रिपब्लिक बने थे। हमने खुद ने हमारी आइडेंटिटी चूज़ की थी, इंडियन सिटीजनशिप की। हमने हमारे खुद के ही रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए थे, ये नहीं कि कानून यूके में बने और हम यहाँ पे रूल चले, ऐसा नहीं। आज लगभग 71 ईयर्स हो चुके हैं, तो अब रास्ता और भी ज़्यादा मतलब एक डिफ़िकल्टी वाला हो गया है, जहाँ पर पेंडेमिक जैसी प्रॉब्लम का हम सामना कर रहे हैं, और आगे भी पता नहीं कितनी बीमारियाँ और आएंगी। और क्लाइमेट जो है वो इन सभी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है। तो क्लाइमेट चेंज को हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क भी हमें कहीं ना कहीं साथ लाने की कोशिश कर रहा है। 130 करोड़ जो इंडियंस हैं उनको साथ में आकर के अपने डिफरेंसेस को साइड में करके और एक एम्बिशियस और एक प्रोग्रेसिव वे में काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल है, चिल्ड्रन फ्रॉम इकोनॉमिकली वीकर बैकग्राउंड हैव फॉलन बिहाइंड एज क्लासेस शिफ्टेड टू डिजिटल मोड ड्यूरिंग द पेंडेमिक। देखो, असर की रिपोर्ट आई है अभी, ठीक है,
जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो बच्चे हैं वो जैसे ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एजुकेशन मिलनी शुरू हुई तो उनके साथ में कितनी ज़्यादा ज़्यादती हुई। कहने का मतलब कि जिनके माता पिता पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में इंटरनेट, कंप्यूटर, स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी है, वो बच्चे तो पढ़ पाए, और जो नहीं पढ़ पाए उनका क्या हाल रहा और क्या वजह रही वो इस आर्टिकल में देखेंगे। वैसे तो रिपोर्ट को ही एनालाइज किया जा रहा है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएंगे जो हम नोट डाउन कर लेंगे। आर्टिकल लिखा है विलियम वाधवा ने। देखो, इंडिया की अगर हम बात करें तो पेंडेमिक जैसे ही आया तो मार्च में लॉकडाउन लग गया था और सभी स्कूलें एकदम से बंद हो गई थी 2020 में, ठीक है। और फिर कई महीने निकले, फिर कंसर्न्स राइज होने लग गए थे कि स्कूल में जो पढ़ाई होती थी उसके कंपैरिजन में अब कितनी क्या पढ़ाई होगी, कितनी इनइक्वालिटीज़ बढ़ गई, ये बहुत सारे सवाल थे। तब एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट असर ने 2020 में वेव 1 के बाद में, वेव 1 क्यों, क्योंकि पहला जो आउटब्रेक हुआ था जो जून जुलाई अगस्त तक आते आते एक बार डाउन पड़ गया था, तो उस टाइम पे केसेस के बाद में तो सितंबर में 2020 में इन्होंने कंडक्ट किया अपना ये सर्वे और ध्यान दिया कि किस तरीके से नेशनली इस पूरे पेंडेमिक की वजह से लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ पे असर पड़ा। बच्चे जो पढ़ रहे थे गाँव में या फिर जो डाउन ट्रोडन सेक्शन से जो बिलोंग करते हैं उनको कितना ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, और जबकि आप देखोगे वो उनकी स्कूल्स हैं वो अभी भी प्रॉपरली नहीं खुल पाई हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स की बात करें या प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, इन्होंने अपनी तरफ से बहुत सारे रस्तों पर ध्यान दिया कि कैसे भी करके बच्चों को स्टडी मटेरियल अवेल कराया जाए, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू मटेरियल सेंड किया जाए या घर घर जा करके उनको पढ़ाया जाए। कर्नाटका का एक हमने ध्यान है ना पढ़ा था कि मंदिर में बुला करके फैकल्टी दूर दूर बैठा करके फिर बच्चों को पढ़ा रहे थे। तो वो बहुत सारे इनोवेटिव वे भी देखे गए, बट फिर भी बहुत सारे ज़्यादातर बच्चे ऐसे थे जिनके पास में ये एडिक्वेट मटेरियल नहीं पहुंच पाया, वो अपनी एजुकेशन के सिस्टम में एंगेज नहीं हो पाए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या थी कि यहाँ पर सिंगल साइडेड कम्युनिकेशन था कि मटेरियल डिलीवर हो गया, उसके बाद में बच्चे ने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, वो एक्नॉलेज नहीं हो पा रहा था, जो कि स्कूल जैसे एनवायरनमेंट में प्रॉपर हो पाता है। देखो, आगे तो हम चल सकते हैं, बट यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि जो शिफ्ट की बात की जा रही है रिमोट लर्निंग पे, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो अभी यहाँ पर आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, आप तो क्या अच्छे से इन्फॉर्म्ड होगे, ढूंढ लोगे, गूगल कर लोगे, बट जो छोटे बच्चे होते हैं वो फिर बाद में पढ़ाई की बजाय फिर वो टाइम पास करना भी कई बार शुरू कर देते हैं, कई बार उनको समझ में भी नहीं आता है। और रही सही में जो गरीब परिवार के बच्चे हैं उनके पास में तो डिजिटल एक्सेसिबिलिटी भी नहीं है, तो इसकी वजह से डिजिटल डिवाइड आ गया। इनइक्वालिटी ऑफ लर्निंग भी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है वो बैकग्राउंड जिनका बहुत ही मतलब अच्छा नहीं है, उनका जो लर्निंग आउटकम रहा वो अच्छा नहीं रहा। यहाँ पर बता रहे हैं कि जो बच्चे पुअर हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं और या फिर उनके माता पिता कम एजुकेटेड हैं तो उनकी लर्निंग आउटकम रही ना वो बहुत कम रही थी, जबकि रिचर हाउस होल्ड्स में आप देखोगे माता पिता पढ़े लिखे भी होते हैं, पैसे वाले भी होते हैं, तो वाकई में उनको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर डेटा हमें पता पड़ेगा कि लगभग जो एजुकेटेड या रिचर हाउस होल्ड्स में जो माता पिता है ना वो लगभग 90% टाइम स्पेंड किया करते हैं। मतलब 90% बच्चे ऐसे हैं जिनके साथ में माता पिता टाइम स्पेंड किया करते थे, ठीक है। तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है लर्निंग के लिए। तो इस वजह से आप देखोगे जो होमवर्क करना या फिर बच्चे को ट्यूटर के पास में भेजना, प्राइवेट स्कूल्स में भेजना और बच्चे के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ये पुअर फैमिली हाउस होल्ड्स के लिए पुअर फैमिलीज़ के लिए बहुत मुश्किल रहता है। एक तो क्या होता है, देखो उनके इनकम सोर्सेज कम होते हैं तो माता पिता दोनों कमाने के लिए चले जाते हैं। तो मान लो 100 में से कोई 20 या 25 ही बच्चे ऐसे होते हैं जो लोग अपनी मेहनत से या अपनी लगन से पढ़ने की इच्छा करते हैं। बाकी बच्चा तो बच्चा होता है, उसको आप कितना पढ़ाओगे, मतलब बिना बैठ करके आप शुरू में नहीं पढ़ा पाते। तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आप देख सकते हो ये लर्निंग डिवाइड में एक डिजिटल डिवाइड का कारण भी बन रहा है। लर्निंग में भी बहुत प्रॉब्लम उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये सारे इनपुट्स कंट्रीब्यूट करते हैं कि एक बच्चे का कितना डेवलपमेंट होना चाहिए उसकी पूरी लाइफ में। देखो, रिमोट लर्निंग है, उसने अपनी तरफ से एक नया रास्ता तो निकाल लिया, बट एक जो लर्निंग डिसएडवांटेज है ना उसमें गैप बहुत ज़्यादा आ गया है और ज़्यादा क्राइसिस किसको देखना पड़ रहा है, जो पुअरर चिल्ड्रन हैं उनको, ठीक है। अगर हम देखें जो चिल्ड्रन हैं
जिनको एक्सेसिबिलिटी नहीं है कंप्यूटर की, टैबलेट की, स्मार्टफोन्स की, तो उनको रिमोट लर्निंग के लिए कैसे वो सर्वाइव कर पाएंगे, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम आ जाती है। तो वही बात, प्रीएम्बल का जो सिस्टम है, जो टारगेट है, वो डिफाई हो गया यहाँ पर। असर 2020 ने जब ये रिसर्च की अपनी, तो देखा गया कि जहाँ पर लो पेरेंटल एजुकेशन था उसके कम, और साथ लो पेरेंटल एजुकेशन थी ना, जिनके पास में माता पिता की जिनकी एजुकेशन कम थी, उनके पास में स्मार्टफोन कम कम थे, तो उनका एजुकेशन के एक्सेसिबिलिटी देखोगे तो केवल 45% बच्चे ही थे। जबकि पेरेंटल एजुकेशन जहाँ पर अच्छी थी, मतलब जिनके माता पिता की ज़्यादा एजुकेशन थी, वो बच्चे 100 में से लगभग 79% बच्चे पढ़ पा रहे थे। इस तरीके की फैमिलीज़ को अगर देखें तो वो जो पुअरर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं या फिर लो पेरेंटल एजुकेशन है जिनकी, वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को भेजते हैं लगभग 84%, जबकि जहाँ पर एजुकेटेड पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को लगभग 46% को कहाँ भेजते हैं, प्राइवेट स्कूल में 54% को ही। तो आप गैप देख सकते हो, लगभग 30% का है। ऐसे ही 55% चिल्ड्रन जो कि लो पेरेंटल एजुकेशन के साथ में रह रहे हैं, उनको लर्निंग सपोर्ट मिलता है, जबकि जो हाई पेरेंटल एजुकेशन के साथ में जो बच्चे हैं, वो 90% जो बच्चे हैं उनके पास में एजुकेशन या फिर आप कह सकते हो लर्निंग सपोर्ट मिल जाता है। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो उनके माता पिता उनको समझा देते हैं। तो सवाल यह जाता है कि लर्निंग रिसोर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द टेक्स्ट बुक और प्राइवेट ट्यूशन, इन तीनों की अगर हम देखें तो क्या टेक्स्ट बुक की अवेलेबिलिटी है वो ही इंश्योर कर देती है क्या कि हाँ एक बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर पा रहा है? तो ये गैप है, क्योंकि एक टेक्स्ट बुक का अवेलेबल होना और उसको समझाना और जो अदर रिसोर्सेज हैं, ट्यूशन लेना टाइम पे या फिर क्लासेस में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए माता पिता की एजुकेशन बहुत मैटर करती है। और उसमें अगर बच्चों के पास में एजुकेटेड माता पिता नहीं होते हैं तो वो फिर बाद में वो डिसएडवांटेज के कारण बनता चला जाता है। बट यहाँ पर टेक्स्ट बुक की डिलीवरी की बात करें तो उसमें तो देखो थोड़ा सा कम डिवीज़न देखा गया है। ठीक है, देखो 28% चिल्ड्रन जो हैं, जो लो पेरेंटल एजुकेशन वाले हैं, उनको एक्सेसिबिलिटी रही, जबकि पेरेंटल एजुकेशन अच्छी है तो उनको 33%। तो यहाँ पर तो चलो डिफरेंस इतना ज़्यादा है नहीं टेक्स्ट बुक की एक्सेसिबिलिटी को लेकर के। दूसरी तरफ अगर आप टेक्स्ट बुक की एक्सेसिबिलिटी को देख करके देखो तो वहाँ पर 79% जो लो पेरेंटल एजुकेशन वाले बच्चे रहे, 83। ये डेटा इतना काम का है नहीं, हमारे लिए जो काम का डेटा आएगा वो मैं आपको बता दूंगा। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि लॉकडाउन और इस पेंडेमिक ने कितना ज़्यादा प्रॉब्लम का कारण बना है। टेक्स्ट बुक की एक्सेसिबिलिटी तो बराबर रही, बट वही बात समझाएगा कौन? टेक्स्ट बुक के अलावा और भी तो काम होते हैं स्कूल सिस्टम में, जहाँ पर लर्निंग मटेरियल जो है और भी ज़्यादा शेयर किया जाता है। ठीक है ना, टेक्स्ट बुक के अलावा इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखोगे लर्निंग मटेरियल में बच्चे को पढ़ाना या फिर जो टेस्ट लेने हैं, क्लास टेस्ट कंडक्ट कराना, उनका ओरल वाइवा होना, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कम देखी गई। अगर हम देखें यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट और डेटा के ऊपर ध्यान दें तो मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन शुरुआत के टाइम पे, ठीक है, जो लोअर एंड वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो वो ज़्यादातर कहाँ पे आ जाते हैं? गवर्नमेंट स्कूल्स में। गवर्नमेंट स्कूल तो अभी भी अपने जो एजुकेशन सिस्टम को है वो रिवाइव नहीं कर पा रही हैं। तो क्राइसिस के टाइम पे तो क्या किया होगा? देखो प्राइवेट स्कूल्स ने तो बहुत कोशिश की थी अपनी तरफ से, बट गवर्नमेंट स्कूल्स में ये चीज़ कहीं ना कहीं मिसिंग थी। तो पहली बात तो गरीब बच्चा, माता पिता अनएजुकेटेड, और फिर उसके बाद में वो गवर्नमेंट स्कूल में जाता है और फिर उसके बाद में पेंडेमिक आ जाता है। तो देख लो कितना ज़्यादा कैस्केडिंग इफेक्ट आ गया इसका। तो वो जो चीज़ है ना अल्टीमेटली लर्निंग आउटकम पे शो करती है, और एक अल्टीमेटली जो एक डेवलपमेंट होना चाहिए ना बच्चे का, वो नहीं हो पाता। ठीक है, एक सेकेंड। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाह रहे हैं राइटर, वो ये कि जब स्कूल ने अपने बहुत सारे रास्ते अपनाए, जिनमें कि फ़ोन मैसेजेस करना, मैसेंजर ऐप का यूज़ करना, एक पर्सन विजिट करे घर पे जा करके, फ़ोन कॉल्स करके फीडबैक ले बच्चों का, तो ऐसे करके लगभग 87% बच्चों को जो मटेरियल मिला ना वो प्रीडोमिनेंटली एक मीडियम के थ्रू, वो था व्हाट्सएप। अब व्हाट्सएप ज़्यादातर चलता किस पे है? स्मार्टफोन पे। तो बात वही आ गई कि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको स्मार्टफोन एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, इस वजह से वो और अदर जो मटेरियल था उसके दूर रहे, उनकी पढ़ाई नहीं हो पाई। हाँ, ये बात ठीक है
कि पब्लिक डिस्कशन बहुत हुए, डिजिटल मोड को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया कि कैसे भी एजुकेशन को हम कंटिन्यू करें, स्कूल से बच्चों को कांटेक्ट करना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू, वीडियो क्लासेस, ये सारी चलती रही। बट इसका फ़ायदा किसको मिला? एजुकेटेड एलीट पॉपुलेशन को, जो कि प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं या फिर जिनके माता पिता एजुकेटेड हैं। ठीक है ना। लर्निंग मटेरियल की बात करें तो वहाँ पर शेयर भी किया गया, तो बात क्या आ गई? प्रॉब्लम एक्सेसिबिलिटी ऑफ स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑल दीज थिंग्स। ठीक है ना। ऑनलाइन वीडियोस की बात भी करें इस तरीके से, ये ही चीज़ अप्लाई हो जाती है रूरल चिल्ड्रन की, कि वहाँ पर तो आप देखोगे कि इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी नहीं है, नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, नेटवर्क का तो स्पीड नहीं आती, स्पीड आ जाती है तो बीच बीच में उनके ब्रेक्स आ जाते हैं। तो मतलब हर तरीके से आप देखो कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। रूरल बच्चे तो केवल 5% बच्चे ही ऑनलाइन क्लासेस ले पाए हैं, जिनके माता पिता अगर एजुकेशन में कम है। हाँ, फिर भी चलो हाई पेरेंटल एजुकेशन है तो उस केस में रूरल बच्चों ने 20% तक एजुकेशन गेन की है, 20% बच्चों ने एजुकेशन कंटिन्यू रखी है। बट ये चीज़ 20% क्या वाकई में फुलफ़िल कर देती है क्या जितनी डिमांड होनी चाहिए? तो टेक्स्ट बुक ही नहीं, इसके अलावा बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A वो कहीं ना कहीं यहाँ पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक 6 से 14 साल के बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देनी, वो अगर नहीं मिलेगी तो कैसे एक बच्चा लर्न करेगा, किस तरीके से वो बच्चा अपनी गरीबी के चंगुल से बाहर निकल पाएगा? तो यहाँ पर हमारे सामने क्लियर हो रहा है कि जो बच्चे हैं उनको रेमेडीज़ की ज़रूरत है, उनको जो प्रॉब्लम हो रही है उनको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। स्कूल जैसे ही ओपन हो तो जो प्रॉब्लम हमने प्रीवियसली डिस्कस की ना, उन सबको करेक्ट करने की ज़रूरत है। अब देखो गवर्नमेंट स्कूल्स का तो अभी भी पता नहीं क्या हाल होगा, बाकी फिर भी उन बच्चों पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। असर रिपोर्ट की अगर बात करें 2018 में जो आई थी, उसमें ये बताया था कि 5वीं क्लास का जो बच्चा है वो अगर उनके माता पिता की एजुकेशन कम है तो वो केवल दूसरी क्लास की बुक्स को ही पढ़ पा रहा है। समझ गए? दूसरी क्लास की बुक्स को पढ़ पा रहा है। दूसरी क्लास की बुक्स को अगर पढ़वाने की बात की तो अगर लो पेरेंटल एजुकेशन है तो केवल 35% ही बच्चे पढ़ पा रहे हैं, जबकि हायर पेरेंटल एजुकेशन वाले जो बच्चे हैं वो अगर 5th क्लास में है तो 2nd क्लास की बुक को पढ़ाएं तो 100 में से 70 बच्चे पढ़ पा रहे थे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है इस पूरे आर्टिकल में, क्योंकि और तो देखो पेंडेमिक ओरिएंटेड है, वो तो थोड़ा गैप बता सकते हैं। ये 2018 का डेटा है जिसमें पेरेंट्स की एजुकेशन का कितना असर है, समझ गए? तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। इसके अलावा आप देखोगे कि चिल्ड्रन जो है वो लर्निंग मटेरियल पे अगर लिमिटेड एक्सेस रखेगा, उनको ज़्यादा कुछ पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा, रही सही में पेंडेमिक की वजह से स्कूल्स का बंद हो जाना, तो लर्निंग डेफिसिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो अब हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि गरीब बैकग्राउंड से या पुअरर बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी को और इम्प्रूव किया जाए और जो एक डिवाइड बन गया है उसको ख़त्म किया जाए। देखो स्टेट्स को ज़रूरत है कि वो इस अपॉर्चुनिटी, इस क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करे और रेमेडियल इंस्ट्रक्शंस दे स्कूल को कि वाकई में जो प्रॉब्लम का सामना बच्चों ने किया है, जो कमी उनकी लर्निंग में पिछले पूरे साल में रही है, वो कमी पूरी की जाए, उनको पढ़ाया जाए प्रॉपर वे में। असर 2020 की रिपोर्ट ने शो किया है कि किस तरीके से फैमिलीज़ ने और कम्युनिटीज़ ने बहुत ही अच्छे से रोल प्ले किया है, क्योंकि जब माँ बाप पढ़े लिखे होते हैं या फिर आप देखो ना, जब माँ बाप नहीं पढ़े हुए हैं तो पड़ोस में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो आकर के पढ़ा करके गया। तो कहने का मतलब कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, स्टेट का रोल, गवर्नमेंट ने भी अपनी तरफ से बहुत कुछ करने की कोशिश की है, डिजिटल एक्सेसिबिलिटी ने भी बहुत कुछ इंप्रूव करने की कोशिश की है, बट जो अभी भी कमियां हैं उन कमियों पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, देखो प्राइमरी स्कूल जो है वो बहुत फंडामेंटल होता है, उस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ पर पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेटेड है ना, वहाँ पर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई, ये हमने पूरे आर्टिकल में देखा। तो कम्युनिटी को, एक एक इंडिविजुअल को, सबको साथ में आकर के काम करने की ज़रूरत है, फैमिलीज़ को, इवन स्टेट को भी साथ में, मतलब गवर्नमेंट को भी कोलैबोरेट करने की ज़रूरत है। चाहे स्कूल अब खुल भी जाए ना तो भी ये जो काम है ना जो अभी चल रहा है इसको हमें कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है स्कूल बंद हो गई, स्कूल खुल गई तो और आगे कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की। ये एक अपने आप में चैलेंज था, इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करो और इस पर कंटिन्यू काम भी करते रहो, क्योंकि आगे भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो किस तरीके की, तो हम कम से कम तैयार तो रहे उन चीज़ों के लिए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल।
नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे वो है नेपाल इंडिया के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर के। देखो तो वैसे तो इसमें ग्राउंड रियलिटी बताई हुई है, पर इसमें हिस्ट्री डिस्कस की हुई है इस आर्टिकल में, तो एक बार हम इसको देखेंगे। आर्टिकल लिखा है तृप्ति कौर और पार्थ प्रतिम चक्रवर्ती के द्वारा। देखो, जब हम देखें नेपाल और इंडिया की, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें, तो दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरकनेक्टेड रहे हैं। पहले पता ही नहीं था कि बॉर्डर भी कुछ है क्या। तो पहली बार बॉर्डर का डिमार्केशन हुआ था ट्रीटी ऑफ सुगौली में, जिसमें एक तरफ थे ब्रिटिशर्स और एक तरफ था नेपाल का किंगडम। तो ऐसे करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो भी अपनी तरफ से एक फ्लूइड बॉर्डर डिसाइड की, उसको फाइनल कर दिया। फ्लूइड का मतलब क्या हुआ कि जो रिवर्स, उस टाइम पे फिजिकल डिमार्केशन तो हुआ नहीं, हुआ किस बेसिस पे, फिजिकल लैंडमार्क के बेसिस पे, जैसे कि रिवरलाइट, जैसे छोटी मोटी स्ट्रीम्स हो, नदियां हो, उनको बोल दिया कि ये फाइनल है बाउंड्री। तो अभी हमने देखा कि किस तरीके से एक क्राइसिस निकल के आ गया कि नेपाल और इंडिया दोनों आमने सामने खड़े हैं, और वो है रिवर, जो काली रिवर है उसके ड्रेनेज का पैटर्न वेरी करना। अब हिमालयन रिवर है, सेडिमेंट आते रहते हैं। अब 1816 में जो ट्रीटी साइन हुई थी, आज उसको हुए लगभग 200 साल से भी ज़्यादा हो गए, 206-7 साल हो गए। तो उस चीज़ को देखें तो कितना कुछ चेंज हो गया। तब जाकर के ये बोन ऑफ कंटेंशन निकल के आता है काला पानी रीजन, जो कि इल डिफाइंड रीजन है, जहां पर कुछ भी क्लियर नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये इशू जो है वो फिर से आ जाता है नज़रों में कब, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से एक रिवाइज्ड मैप रिलीज किया था नवंबर 2019 में, और इस काला पानी रीजन को अपना खुद का टेरिटोरियल पार्ट बता दिया। वो भी कहाँ पे, उत्तराखंड का पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का। तब आप देखोगे इस चीज़ को लेकर के नेपाली ऑफिशियल्स में कहीं ना कहीं अनरेस्ट आ गया। तो 2020 में नेपाल की गवर्नमेंट केपी ओली शर्मा की लीडरशिप में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दिया, और इन्होंने भी इस वाले रीजन, काला पानी रीजन को अपने खुद के टेरिटरी में कंसिडर कर दिया, और बोल दिया कि नेपाल का जो दारचुला डिस्ट्रिक्ट है उसका ये पार्ट है। तो आप देखोगे ये ट्राई जंक्शन है, काला पानी, लिपुलेक और लिम्पियादुरा। तो बोले ये सारा का सारा रीजन जो है ट्राई जंक्शन वाला, वो नेपाल का ही हिस्सा है। तो इस ट्राई जंक्शन को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम आने लगी। जियो स्ट्रेटेजिकली अगर आप देखोगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट लोकेशन है, क्योंकि ये ट्राई जंक्शन आप देखोगे चाइना, नेपाल और इंडिया, इन तीनों के बीच में लोकेटेड है। तो नेपाल ने जैसे ही अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, तो इसने अपनी तरफ से इंडिया को एक तरीके से डिप्लोमेटिकली चैलेंज कर दिया, रिलेशनशिप में थोड़ी सी करवाट आनी शुरू हो गई। इस तरीके से अगर हम देखें तो कॉन्टेम्प्रेरी इंटरेक्शन की अगर बात करें, डिप्लोमेसी की अगर बात करें, तो देखो इंडिया और नेपाल के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी हुई थी 1950 के टाइम पे। ठीक है, उसमें यह था कि हम ओपन बॉर्डर रखेंगे, सिटीजन्स को आना जाना अलाउ करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एटलीस्ट उन सिटीजन्स के लिए तो जो उस नेपाल और इंडिया की बॉर्डर के पास में रहते हैं, तो वो इंटर मैरी भी कर सकते हैं एक दूसरे, मतलब नेपाल के लोगों से इंडियन लोग जो हैं मैरिटल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्रॉस बॉर्डर जो है कंडक्ट है, ट्रेड हो गई, जॉब हो गई, उनके लिए आना जाना हो सकता है। तो ऐसे करके रोटी और बेटी की रिलेशनशिप निकल के आ गई नेपाल और इंडिया के बीच में। बट आप देखोगे जैसे जैसे टाइम बीतता है, तो 1951 के टाइम पे, जब चाइना ने 1951 के टाइम पे एग्रेशन दिखाना शुरू कर दिया था चाइना ने तिब्बत में, तो ऐसे करके चाइना एक नया ही स्टेक होल्डर बन के आ जाता है। तब जाकर के आप देखोगे तो इंडिया ने अपना डिप्लॉयमेंट इस ट्राई जंक्शन के पास में करना शुरू कर दिया अपने मिलिट्री पर्सनल्स का। लिपुलेक पास भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में, वहीं उसी रीजन में है वहाँ पर। उसके बाद में 1962 में इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ, उसके बाद में और ज़्यादा इंडिया ने अपने डिप्लॉयमेंट कर दिया। तो कहने का मतलब उस टाइम पे तो कोई ऑब्जेक्शन था नहीं नेपाल को। बट आप देखोगे जब 1998 में एक पेपर पब्लिश हुआ था लियो ई रोज के द्वारा, ये देखो लियो ई रोज के द्वारा, ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बोला कि नेपाल और भूटान दो हिमालयन किंगडम है। नेपाल वर्चुअली जो है वो काला पानी इशू को इग्नोर करता आ रहा था 1961 से 1997 से, बट जैसे ही डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजन राइज होने लगे, क्योंकि अब ये 1997 तक क्या था, एक तरीके से मोनार्की रूल था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जैसे जैसे डेमोक्रेसी आने लग गई, तो इंडिया और नेपाल के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन के तौर पे ये ट्राई जंक्शन उभर करके आया। तो बहुत सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के अपने अपने ओपिनियन आए, और उसी चीज़ पर ध्यान रखते हुए ओली गवर्नमेंट ने
इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंजेस को डाइवर्ट, क्योंकि वहाँ पर देखो क्राइसिस है, कॉलिशन गवर्नमेंट है, तो केपीएस ओली गवर्नमेंट ने क्या सोचा, बोला कि क्यों ना नेशनलिज्म का एक मुद्दा उठाया। जैसे बात आती है ना कि हमारे जब भी इलेक्शन आते हैं तो पाकिस्तान अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है, चाइना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। वैसे ही आप देखोगे कि नेपाल में इंडिया बहुत बड़ा मुद्दा है और इंडिया को एक कॉमन एनिमी बना करके हाईलाइट कर दिया। इससे क्या हो गया, डोमेस्टिक पॉलिसी में उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये आप देखोगे पूरा सिनेरियो आपको समझ में आएगा कि क्या हिस्ट्री रही हुई है। बट आप देखोगे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के लिए हॉस्टाइल दिखाई दे रहे हैं, बट इनकी रिलेशनशिप में आप देखोगे ना तो एक भाई बंधु वाली बात, मिलनसारता देखने को मिले, क्योंकि हमारे कल्चर, हिस्ट्री, बहुत कुछ हम शेयर करते हैं। बुद्धिज़्म की बात करो, हिंदुइज्म की बात करो, बहुत सारे ट्रेडिशंस की बात करो, हम एक दूसरे को मैच करते हैं। चाइना और इंडिया के बीच में एक एग्रीमेंट होता है 2015 में, जिसमें लिपुलेख से होती हुई ट्रेड हमने शुरू करने की बात की गई थी। और 2015 में जैसे ही नेपाल में अर्थक्वेक आता है तो इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रहा था नेपाल बहुत ज़्यादा, उस टाइम पे इंडिया ने बहुत कुछ काम किया था। बट जब मधेसी मूवमेंट की जब बात आई थी ना, क्योंकि नेपाल ने 2015 में अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लाए थे और उसमें जो सिटीजनशिप थी ना नेपाल की, उसको बहुत ज़्यादा कड़क कर दिया था। और रही सही में मधेसी जो थे, मधेसी वहाँ की एक कम्युनिटी है, उसको डिवाइड कर दिया था नेपाल ने पॉलिटिकली। तो इस वजह से मधेसीज के मूवमेंट को सपोर्ट किया इंडिया ने, और नेपाल की सरकार ने इस चीज़ को ले लिया ऑफेंस के तौर पे कि इंडिया जो है वो बिग ब्रदर की रवैया अपना रहा है, और इंडिया ने अपने थ्रू ट्रेड ब्लॉकेड भी लगा दिया था। तो ऐसे करके रिलेशनशिप बहुत बिगड़ गए थे। रही सही में नेपाल में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आ गया था, तो उसमें ये प्रोविज़न कर दिया गया था कि इंडियंस जो हैं वो नेपाल के सिटीजन तभी बन पाएंगे जब वो मतलब नेपाली इंडिविजुअल या नेपाली सिटीजन से शादी कर लेंगे और 7 साल तक वो रहेंगे, तब जा करके। तो ऐसे करके रिश्ते कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं वो हमने देखे। बाकी ग्राउंड रियलिटी है ये बिल्कुल काम की नहीं है। बस इसमें से काम की चीज़ जो है वो मैं आपको सीधा पॉइंट कर देता हूँ कि भोटिया एक ट्राइब है इस रीजन में रहने वाली, जो कि ट्रेड किया करती है इस रीजन में। तो ट्रेड को प्रोमोट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उनका सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। क्योंकि देखो वो अपने यहाँ पर कॉमर्शियल कल्टीवेशन किया करते थे, मोनोक्रॉपिंग कर लिया करते थे, तो वो तो ठीक था, पर उनका जो मेन इनकम सोर्स हुआ करता था ना, वो हुआ करता था कि भोटियाज जो हैं वो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन से ट्रेड किया करते थे। बट जैसे जैसे राइज हुआ मतलब ब्रिटिशर्स ने पहले तो अलाउ किया कि चलो ठीक है आप फ्रीली आया जाया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे जैसे ही ब्रिटिशर्स का डिक्लाइन होना शुरू हुआ, या ब्रिटिशर्स को पता पड़ा कि उधर से रशिया अटैक कर सकता है, इधर से नेपोलियन बोनापार्ट का टेंशन है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या लगाम करनी शुरू कर दी और इन भोटियाज को वांडरर्स मारना शुरू कर दिया। बोले ये तो काम बिगाड़ने वाले लोग हैं, ठीक है, तो उन पर लगाम लगानी शुरू कर दी। बट आज के टाइम पे भी भोटियाज जो हैं वो ट्रेड कंटिन्यू करते चले जा रहे हैं। पर इस डिवीज़न की वजह से, इस बॉर्डर को फिक्स करने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है भोटिया ट्राइब को। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, ठीक है। बाकी तो देखो ग्राउंड रियलिटी इतनी ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगी नहीं, आप एक बार देख लेना इस आर्टिकल को। बाकी एक चीज़ है इसमें कि कुटकी, अतिस और कीड़ा, मैं नाम बोल रहा हूँ तीनों, आप लिख लेना कि रिसेंटली ये न्यूज़ में थे। ये क्या है, ये मेडिसिनल हर्ब्स हैं जो कि भूटिया ट्राइब अपने साथ में ले जाती थी तिब्बतन रीजन में, और तिब्बतन रीजन से हमारे यहाँ पर लेके आया करती थी, जिससे कि मेडिसिनल, आप कह सकते हो कि कितनी ज़्यादा हर्ब्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल है, फ़ायदा होता है। मैं नाम बोल रहा हूँ फिर से, कुटकी, अतिस और कीड़ा, ये तीनों की तीनों मेडिसिनल हर्ब्स हैं, ठीक है। इस तरीके से डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।